वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन 94 और 95 में डिफ़ाइन की गई हैं। तो सेक्शन 94 और 95 को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होती क्या हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सूट चल रहा है और उस सूट में अगर डिफेंडेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, वो उस सूट की प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाहता है ताकि डिक्री पास होने में डिले हो, या फिर कोर्ट ने अगर उसकी अपीयरेंस की श्योरिटी मांगी है लेकिन वो अपनी वो सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट में पेश नहीं कर रहा, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है। तो इन सारे सरकमस्टांसिस जो हैं वो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सेक्शन 94 में कोर्ट जो है वो कुछ प्रोसीडिंग्स चला सकती है, कुछ कार्रवाई कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और इन प्रोसीडिंग्स को हम लोग सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। अब सेक्शन 94 सीपीसी को देख लेते हैं। ये मैं बेयर एक्ट से नहीं पढ़ूंगी, बेयर एक्ट को पढ़ के तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से मैं रीड करके तो एक्सप्लेन करूँगी। तो सेक्शन 94 क्या कहता है कि जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए, ताकि जस्टिस जो है वो डिफ़ीट ना हो, तो वो कुछ जो क्लास ए बी सी डी और ई सेक्शन 94 की हैं, उन क्लासेस के अंदर जो सिचुएशंस बताई गई हैं उनमें ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बाद सबसे पहली सिचुएशन क्या है जो क्लास ए में बताई गई है। इस क्लास ए से जो रेलिवेंट ऑर्डर है वो भी आप लोगों ने पढ़ना है। ऑर्डर 38 रूल 1 से 4 तक है जो कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड है। और ये जो क्लास ए है इसमें भी जो डिफेंडेंट है उसको जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले अरेस्ट करने का कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। तो इस क्लास ए में बताया गया कि अगर the court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not give security for his appearance. If he fails to give security, the court may commit him to civil prison. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट को कोर्ट ने कहा था कि वो अपनी अपीयरेंस की सिक्योरिटी जमा करवाए, लेकिन वो सिक्योरिटी जमा नहीं करवा रहा, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उस मुद्दला के अगेंस्ट वारंट इशू कर सकती है और कह सकती है कि उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और फिर जब वो डिफेंडेंट कोर्ट के सामने पेश होगा तो उससे पूछेगी कि तुमने अभी तक क्यों सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई अपनी अपीयरेंस की। तो अगर वो फिर भी उस शो काज पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कोर्ट को, या नहीं बताता सफिशेंट काज या रीज़न वगैरह नहीं बताता कोर्ट को कि उसने अभी तक क्यों अपनी अपीयरेंस की सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई, या फिर वो सिक्योरिटी सबमिट करवाने में अगर फेल हो जाता है, तो इस सूरत में कोर्ट जो है वो उसको सिविल प्रिजन में भेज सकती है। तो ये जितनी सारी कार्रवाई होगी कि कोर्ट ने इशू किए हैं वारंट और वो जो मुद्दल है उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया है और कोर्ट ने उसको शोकाज नोटिस भी दिया और ये सारा, और उसको सिविल प्रिजन में फिर बाद में भेज दिया, तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स चली है ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स है। उसके बाद जो क्लास 2 है वो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड है। इस क्लास 2 से रिलेटेड जो रेलिवेंट जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 38 रूल 5 से 12 तक है। ये भी आप लोगों ने इसके साथ पढ़ना है। तो इसमें भी जो ऑर्डर 38 रूल 5 से 12 तक है, इसमें भी जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है उसको डिस्कस किया गया। तो ये जो क्लास 2 है, क्लास बी है सेक्शन 94 की, इसमें कहा गया कि द कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी regarding any property belonging to him and let it at the disposal of the court. If he fails to comply with the order of the court may order that the property be attached. तो यहाँ पे क्लास 2 में
अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल उसको जो डिफेंडेंट है वो डिग्री पर अनाउंस होने से पहले ही अगर डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर किसी किस्म का इस तरह का कोई थ्रेट वगैरह है, तो इस सूरत में जो कोर्ट होगी वो डिफेंडेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि वो उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी उससे जो उसकी डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है उसकी वो सिक्योरिटी फर्निश करे। अगर और उसको कोर्ट कहेगी कि सिक्योरिटी फर्निश करो और ये फिर कोर्ट पे छोड़ दो उस जो भी उसने जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी जमा करवाई है उसका जो डिस्पोजल है वो फिर कोर्ट पे छोड़ दें। तो अगर वो कोर्ट के इस आर्डर को डिसओबे करता है, वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता, तो ऐसी सूरत में कोर्ट आर्डर कर सकती है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। तो ये जितनी भी चीज़ें क्लास बी में भी हम लोगों ने डिस्कस की कि कोर्ट जो है वो उसको पहले आर्डर कर रही है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो सिक्योरिटी फर्निश करो, अगर वो नहीं करवा रहा तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आर्डर पास किया जा रहा है। तो ये सारी क्या है, ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं। उसके बाद जो क्लास सी है इसमें बताया गया है, इससे रेलिवेंट जो आर्डर है वो आर्डर 39 रूल 1 से 5 तक है। ये भी आप लोगों ने इसके साथ मिला के पढ़ना है। तो इसमें बताया गया है कि कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू कर सकती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि टेम्परेरी इंजंक्शंस क्या होती हैं। तो अ टेम्परेरी इंजंक्शंस रिस्ट्रेन्स अ पार्टी टेम्परेरीली फ्रॉम डूइंग द स्पेसिफाइड एक्ट and can be granted only until the disposal of the suit or until the further order of the court। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी इंजंक्शंस होती हैं, इन इंजंक्शंस के थ्रू किसी पार्टी को रिस्ट्रेन किया जाता है, रोका जाता है कि तुम ये स्पेसिफिक एक्ट जो है वो नहीं कर सकते। और ये जो आर्डर होता है, ये आर्डर तब तक पास किया जाता है, मतलब ये इसकी इन्फोर्समेंट तब तक रहती है जब तक वो सूट जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता या फिर कोर्ट का फर्दर आर्डर जो है वो नहीं आ जाता। तो तब तक ये जो आर्डर ग्रांट किया जाएगा टेम्परेरी इंजंक्शंस का, ये इन्फोर्स रहेगा। उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि इफ़ द क्लास सी में इफ़ द कोर्ट ग्रांट्स अ टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड द डिफेंडेंट डिसओबेज such order of the court, in such case the court may send him to the civil prison and order that his property be attached and sold। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू की हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट और वो कोर्ट के इस आर्डर को डिसओबे करता है, वो नहीं मानता इसका कोर्ट के आर्डर को। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेन किया कि तुम यहाँ पे दीवार नहीं बना सकते मुद्दले को, लेकिन फिर भी वो दीवार बनाता है किसी प्रॉपर्टी पे, तो इस डिसओबीडियंस की सूरत में कोर्ट जो है वो आर्डर कर सकती है कि इसको सिविल प्रिजन में भेजा जाए या फिर इसकी और इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और इसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाए। उसके बाद और ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी। अब जो क्लास डी में बताया गया है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करते हैं। यहाँ पे जो आर्डर इससे रेलिवेंट है वो आर्डर 40 CPC इससे डील करता है। अब थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि रिसीवर कौन होता है, पर्सन कौन होता है और इसको क्यों अपॉइंट किया जाता है। तो जो रिसीवर होता है, रिसीवर इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू एडमिनिस्टर, मैनेज, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन अ सूट। तो एक सूट में जो प्रॉपर्टी जो फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें एक सब्जेक्ट मैटर है किसी सूट में कोई प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट, उस पर्सन को रिसीवर कहते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो होगी उसको जो मैनेज वगैरह करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और सारा एडमिनिस्टर करेगा, ये रिसीवर वो पर्सन होता है। उसके बाद जो डी है इसमें मज़ीद क्या कह रहे हैं सब क्लास डी में, इफ़ सच रिसीवर फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ and the court may direct the property to be attached and may sell such property। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रिसीवर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं करता, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने अगर उसको कहा कि तुम
उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है वो कोर्ट में सबमिट करवाओ या कोई सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाओ, लेकिन वो कोर्ट के इस आर्डर को डिसोबे करता है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो आर्डर कर सकती है कि इसकी प्रॉपर्टी, जो रिसीवर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और सेल किया जाए। उसके बाद जो लास्ट पे है क्लास ई, उसमें इंटरलोकेटरी आर्डर्स की बात की गई है। इससे जो रेलिवेंट सेक्शन है वो आर्डर है, सॉरी, वो आर्डर 39 रूल 6 से 10 CPC जो है वो इससे रेलिवेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरलोकेटरी आर्डर्स होते क्या हैं। तो इंटरलोकेटरी आर्डर्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस पास किए जाते हैं। जब एक दावा चल रहा है तो उस दावे के बीच में कोर्ट जो भी आर्डर पास करेगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, इन मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि इन डिस्प्यूट है, उसके जल्दी ख़राब होने का ख़तरा वगैरह, तो इस सूरत में कोर्ट उसके सेल का आर्डर जब पास करेगी तो उसको इंटरलोकेटरी आर्डर कहेंगे। या फिर किसी जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसको अगर इंस्पेक्ट करने का आर्डर पास करती है कोर्ट, या फिर उसको डिटेन करने का या फिर प्रिजर्व करने का आर्डर पास करती है, तो ये आर्डर्स भी क्या होंगे, ये इंटरलोकेटरी आर्डर्स होंगे। तो इस क्लॉज डी में क्या कह रहे हैं कि ये जो इंटरलोकेटरी आर्डर्स होती हैं ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं अंडर सेक्शन 94 ई CPC। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में मेक सच इंटरलोकेटरी आर्डर्स एज मे बी अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, कि कोर्ट जो है वो जो भी नेसेसरी समझती है या फिर कन्वीनियंट समझती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, तो वो इंटरलोकेटरी आर्डर्स पास कर सकती है। तो ये इंटरलोकेटरी आर्डर्स जो होंगे, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि सब्जेक्ट मैटर है, वो ख़राब होने वाली है, उसका ये ख़तरा है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी अगर उसको सेल ना किया गया, और कोर्ट उसकी सेल का आर्डर पास करती है, तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी। सेक्शन 95 CPC डिस्कस करते हैं, ये कंपनसेशन से रिलेटेड है कि अगर जो प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं अंडर सेक्शन 95 CPC में, जिनको हम लोगों ने समझा है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, उनमें अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने का आर्डर पास किया गया था, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करने का आर्डर पास किया गया था, या फिर टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करने का, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने का आर्डर पास किया गया था, तो ये आर्डर्स अगर इनसफिशेंट ग्राउंड्स पे ऑब्टेन किए गए हैं, तो इस सूरत में जिस पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी, और जो दूसरी पार्टी होगी जिसने ये इनसफिशेंट ग्राउंड्स पे इस एग्रीव्ड पर्सन के अगेंस्ट ये आर्डर्स लिए होंगे, उस पर्सन से कंपनसेशन क्लेम करेगी। और कोर्ट यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस पर्सन को कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है अगर वो उसके अगेंस्ट इनसफिशेंट ग्राउंड्स पे ये आर्डर ऑफ अरेस्ट ऑब्टेन किया गया है, या फिर टेम्परेरी इंजेक्शंस वगैरह, या फिर अटैचमेंट का आर्डर। तो कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को कहेगी कि तुम कंपनसेशन कोर्ट में जो है वो जमा करवाओ। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो कंपनसेशन अवार्ड करेगी कोर्ट, इसके लिए जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो एक सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकती, बल्कि इसी सूट में, जिस सूट में उसके अगेंस्ट ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं इनसफिशेंट ग्राउंड्स पे, उसी सूट में ये जो कंपनसेशन होगी वो उसको दिलाई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। इसके बाद मैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स को डिस्कस करूँगी। ये कई दफ़ा क्वेश्चन भी आया है कि इंसिडेंटल और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो इस लेक्चर को समझने के बाद और इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स को समझने के बाद आप लोगों को अच्छे से इन दोनों का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इन दोनों पे आता है तो इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।